हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने राष्ट्रीय आय की गणना से संबंधित 8 समग्रों का अध्ययन कर लिया था। यानी नेशनल इनकम अकाउंटिंग से रिलेटेड जो 8 धारणाएं हैं, सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इस तरह की जो धारणाएं थी वो हम कर चुके थे, जिनमें 4 धारणाएं आपकी बाज़ार कीमत से संबंधित थी और 4 धारणाएं साधन लागत से संबंधित थी। आज जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं, आज जो धारणा हम नेक्स्ट जो कंसेप्ट हम कर रहे हैं राष्ट्रीय आय से संबंधित, अगला जो एग्रीगेट है राष्ट्रीय आय से संबंधित वो है राष्ट्रीय परियोज्य आय। राष्ट्रीय परियोज्य आय का मतलब क्या होता है? वो आय जो एक राष्ट्र यानी कि एक देश के पास योज्य मतलब प्रयोग करने के लिए, किसके लिए प्रयोग करने के लिए? खर्च करने के लिए, प्रयोग करने के लिए उपलब्ध है। ठीक है, यानी वह आय जो एक राष्ट्र के पास उपभोग करने के लिए या खर्च करने के लिए उपलब्ध है, उसे कहा जाता है राष्ट्रीय परियोज्य आय। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, द इनकम एट द डिस्पोजल ऑफ अ नेशन टू कंज्यूम। ठीक है, अब इसकी गणना कैसे की जाएगी? जब हम परियोज्य आय की बात कर रहे हैं जिसका हम खर्च करने के लिए उपयोग कर सकते हैं, इसका मतलब उसमें राष्ट्रीय आय के अतिरिक्त कुछ और चीज़ें भी आएंगी। ठीक है, क्यों आएंगी कुछ और चीज़ें? क्योंकि जब हम खर्च करने की बात कर रहे हैं तो इसमें वो आय भी आ जाएगी जो कि एक देश को अन्य देशों से हस्तांतरण भुगतान के रूप में प्राप्त होती हैं। ठीक है, वो भी इसके अंदर शामिल होगी, क्योंकि वो भी हमें खर्च करने के लिए मिल रही है, भले ही वो हमने कमाई नहीं है। तो यहाँ पर फ़र्क क्या है राष्ट्रीय आय में और परियोज्य आय में? जो राष्ट्रीय आय होती है वो अर्जित आय होती है। ठीक है, जबकि परियोज्य आय में अर्जित आय के अतिरिक्त वो सभी प्राप्तियां होती हैं जिनको हम खर्च कर सकते हैं, जिनका हम उपभोग के लिए प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि इसमें हम उन सभी आय के स्रोतों को शामिल करेंगे जिन्हें एक अर्थव्यवस्था के अंदर, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र, गृह क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र या व्यापार क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र, ये तीनों क्षेत्र खर्च कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमने इसमें क्या किया है, राष्ट्रीय आय में प्लस करेंगे शुद्ध अप्रत्यक्ष कर और विदेशों से शुद्ध वर्तमान हस्तांतरण। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि अब तक तो हम हमेशा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को माइनस करते आए थे, अब हम प्लस क्यों कर रहे हैं? तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि राष्ट्रीय परियोज्य आय में राष्ट्रीय आय के अतिरिक्त वो सब प्राप्तियां भी हैं जिनका खर्च करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो जो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर है वो जब हम राष्ट्रीय आय निकालते हैं तब तो हमें माइनस करना होता है, लेकिन क्योंकि परियोज्य आय है तो जो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर है वो किसके पास एकत्रित हो रहा है? सरकार के पास, और सरकार उसे क्या करती है? खर्च करती है। इसलिए राष्ट्रीय आय के अतिरिक्त इसमें शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को प्लस करेंगे। और क्या प्लस करेंगे? विदेशों से शुद्ध वर्तमान हस्तांतरण। ठीक है, विदेशों से हमें किस तरह के हस्तांतरण प्राप्त होते हैं? अब पहले यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि हस्तांतरण क्या होते हैं। हस्तांतरण वो भुगतान होते हैं जो एक तरफा होते हैं, मतलब उसमें लेन देन दोनों क्रियाएं नहीं होती हैं, केवल एक क्रिया होती है। जैसे अगर विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है, ठीक है, तो वो एक तरफा है, क्योंकि वो सिर्फ सरकार ने विद्यार्थियों को दिया, विद्यार्थी सरकार को बदले में कुछ नहीं दे रहे हैं। ठीक है, जबकि बाकी जो भुगतान है कि अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी में या किसी के पास नौकरी करता है तो वो अपनी साधन सेवाएं दे रहा है और बदले में क्या प्राप्त कर रहा है? वेतन प्राप्त कर रहा है, मजदूरी प्राप्त कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो छात्रवृत्ति है वो एक तरफा भुगतान है। ठीक है, तो इसी तरह हमें विदेशों से, अब ये विदेशों से शुद्ध साधन आय से अलग है, ये बात आपने समझनी है। विदेशों से शुद्ध साधन आय वो होती है जो हमें साधन सेवाएं देने के बदले में प्राप्त होती है। तो वहाँ पर हम कुछ दे रहे हैं, फिर हमें कुछ प्राप्त हो रहा है।
तो वो एक तरफा भुगतान नहीं है। ये क्या है? एक तरफा भुगतान। जैसे अगर किसी देश को विदेशों से कोई ग्रांट प्राप्त होती है, कोई अनुदान प्राप्त होता है, कोई गिफ्ट प्राप्त होते हैं, तो इनके बदले में हमें कुछ नहीं चुकता करना, ठीक है, ना ब्याज देना है, ना उसको वापस करना है, इसलिए ये क्या है? हस्तांतरण भुगतान। लेकिन हमें हस्तांतरण भुगतान कौन से लेने हैं? जो कैसे हैं? शुद्ध। मतलब अगर हमें विदेशों से कुछ हस्तांतरण भुगतान प्राप्त हो रहे हैं तो हम विदेशों को देते भी हैं, इसलिए जो विदेशों से प्राप्त हुए, विदेशों से प्राप्त हस्तांतरण भुगतान में से माइनस कर देंगे विदेशों को दिए गए हस्तांतरण भुगतान, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे? विदेशों से शुद्ध वर्तमान हस्तांतरण, ठीक है। अब इसी को, ये जो राष्ट्रीय आय है, आपको पता है NNP एट फैक्टर कॉस्ट को ही हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो मैंने इसकी जगह पर ये लिख दिया NNP एट फैक्टर कॉस्ट, बाकी चीज़ें वही हैं, प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर प्लस विदेशों से शुद्ध वर्तमान हस्तांतरण। ये कुछ नहीं है, बस इसका दूसरा नाम ही लिखा है। अब अगर ये दोनों हम प्लस कर दें, ठीक है, अभी तक आपने देखा था कि जब हम NNP एट मार्केट प्राइस से NNP एट फैक्टर कॉस्ट बनाते थे, ठीक है, तो हम क्या करते थे? शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को क्या करते थे? माइनस करते थे, ठीक है। अगर इसे बराबर के दूसरी तरफ लिया जाए तो ये जाकर के यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? NNP एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू NNP एट फैक्टर कॉस्ट प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। मतलब सीधा सा है, अगर हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट बनानी है तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को माइनस करते हैं, पर अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस बनाना हो तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर प्लस करते हैं। तो ये दोनों प्लस हुए हुए हैं, तो इन दोनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं? NNP एट मार्केट प्राइस, ठीक है, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। और ये चीज़ वैसे आएगी विदेशों से शुद्ध वर्तमान हस्तांतरण, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या है? या तो हम ऐसे निकाल सकते हैं NNP एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब कि राष्ट्रीय आय प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर प्लस विदेशों से शुद्ध साधन शुद्ध वर्तमान हस्तांतरण, या हम कैसे निकाल सकते हैं? NNP एट मार्केट प्राइस, ठीक है, प्लस विदेशों से शुद्ध वर्तमान हस्तांतरण, ठीक है। अब जो अगली जो धारणा है, यानी जो अगला एग्रीगेट है राष्ट्रीय आय की गणना से संबंधित, वो है निजी आय, ठीक है, प्राइवेट इनकम। अब प्राइवेट इनकम क्या है? नाम से हमें पता चल रहा है कि प्राइवेट इनकम मतलब जो प्राइवेट सेक्टर को मिल रही है, ठीक है। अब अर्थव्यवस्था के अंदर जितनी जो भी वर्गीकरण है, या तो वो निजी क्षेत्र है या वो क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकारी क्षेत्र। तो मतलब निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र की है आय, तीसरा तो और कोई है नहीं, ठीक है। इसलिए अगर हमें निजी क्षेत्र की आय निकालनी है तो हमें क्या करना होगा? राष्ट्रीय आय में दोनों की आय है, राष्ट्रीय आय में से माइनस कर देंगे सरकारी क्षेत्र की आय को, ठीक है। तो ये हमने किया, निजी आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय माइनस सरकारी क्षेत्र को उद्यम वृत्ति तथा संपत्ति से प्राप्त आय, ठीक है। अब सरकार के अपने कुछ उद्योग धंधे होते हैं, सरकारी उद्यम होते हैं या सरकारी संपत्ति होती हैं, उनसे सरकार को जो आय प्राप्त होती है वो माइनस कर देंगे इसमें से सबसे पहले तो, ठीक है। सरकार को उद्यम वृत्ति मतलब जो सरकार के उद्योग धंधे हैं वहाँ से प्राप्त होने वाली, और सरकार की जो अपनी संपत्ति है उससे सरकार को जो आय प्राप्त होती है वो माइनस कर देंगे। दूसरा हम क्या माइनस करेंगे? सरकार के उद्यमों के अतिरिक्त सरकार के गैर विभागीय उद्यमों की बचतें, ठीक है। जो सरकारी उद्यम तो हैं पर वो सरकारी विभागीय उद्यम नहीं है, बल्कि कैसे हैं? गैर विभागीय उद्यम है, जैसे कि एयर इंडिया है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पर जो उद्यमों की बचतें हैं, ठीक, क्योंकि इन सब में क्या होती हैं, ये गैर विभागीय हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इसमें हिस्सेदारी होती हैं, तो उसमें जो उद्यमों की बचतें हैं उसको हम क्या कर देंगे? माइनस। ये क्या थे? उद्यम वृत्ति और संपत्ति से प्राप्त आय। ये क्या है? गैर विभागीय उद्यम, जो सरकार के विभागीय उद्यम नहीं है बल्कि क्या है? गैर विभागीय उद्यम है, उनकी बचतें, ठीक है, वो माइनस कर देंगे।
अब सरकारी क्षेत्र की सारी आय तो हमने माइनस कर दी, लेकिन निजी क्षेत्र की आय के अंदर अब वो चीज़ें भी आएंगी जो उसे सरकार से हस्तांतरण के रूप में मिल रही हैं, क्योंकि निजी क्षेत्र के लिए तो वो आय है, पूरी अर्थव्यवस्था के लिए वो आय नहीं है। जैसे अगर एक बुजुर्ग व्यक्ति को पेंशन मिलती है, वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, तो एक देश के लिए वो आय नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ हस्तांतरण है, किससे? सरकार से उस व्यक्ति की तरफ। तो पूरे अर्थव्यवस्था के लिए उससे आय में कोई परिवर्तन नहीं है, केवल एक हाथ से दूसरे हाथ पर गई है, पर वो उस बुजुर्ग के लिए आय है। तो इसी तरह से अगर निजी क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को, किसी भी गृहस्थ को अगर सरकार से कोई हस्तांतरण भुगतान मिलता है तो वो उसकी आय कहलाएगी, ठीक है, राष्ट्र की तो नहीं, लेकिन निजी क्षेत्र की आय जरूर कहलाएगी वो। तो इसीलिए इसमें क्या प्लस हो जाएगा? सरकार से प्राप्त वर्तमान हस्तांतरण, ठीक है। अब ऐसे ही हस्तांतरण निजी क्षेत्र को शेष विश्व से यानी दूसरे देशों से भी प्राप्त हो सकते हैं, इसीलिए वो भी प्लस कर देंगे। शेष विश्व से प्राप्त वर्तमान हस्तांतरण, वो भी प्लस हो गए। फिर इसमें प्लस होगा राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज, ठीक है। जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज को शामिल नहीं किया जाता है। ये समझ लो कि राष्ट्रीय ऋण होता क्या है। सरकार आवश्यकता पड़ने पर नागरिकों से ऋण लेती है, ठीक है। आवश्यकता पड़ने पर क्या, बहुत सारे ऐसे ऋण पत्र हैं, जैसे एनएससी है, ठीक है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है। वो तरीका है जिसके ज़रिए हम एक तरह से सरकार को क्या दे रहे होते हैं? ऋण दे रहे होते हैं। तो उस पर प्राप्त होने वाले ब्याज को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, लेकिन राष्ट्रीय ऋण पर प्राप्त होने वाला ब्याज निजी क्षेत्र की आय ज़रूर होती है, इसीलिए इसे भी यहाँ पर प्लस किया जाता है। राष्ट्रीय आय में प्लस नहीं हुआ होता, इसीलिए यहाँ पर इसे जब निजी आय की गणना की जाती है तो इसे प्लस किया जाता है, ठीक है। तो अब आप समझेंगे कि निजी आय क्या है। सबसे पहले हमें क्या किया, राष्ट्रीय आय में से सरकारी क्षेत्र की आय निकाल दी। दो तरह की आय होती हैं सरकारी क्षेत्र की, एक उद्यम वृत्ति और संपत्ति से प्राप्त आय, और एक सरकार की गैर विभागीय उद्यमों की बचतें। ये दोनों चीज़ें माइनस कर दी, सिर्फ निजी क्षेत्र की क्या आ गई? अर्जित आय, ठीक है। अब अर्जित आय में और क्या क्या चीज़ें आएंगे? सरकार से हस्तांतरण भुगतान मिल रहे हैं वो आ जाएंगे, शेष विश्व से हस्तांतरण भुगतान मिल रहे हैं वो आ जाएंगे, और राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज मिल रहा है तो वो भी आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो 11वीं धारणा है हमारी, वो है व्यक्तिगत आय, पर्सनल इनकम। अब आपको ये लगेगा कि प्राइवेट इनकम और पर्सनल इनकम में क्या फ़र्क है? निजी आय और पर्सनल आय एक ही बात होनी चाहिए? नहीं, एक बात नहीं है, क्योंकि ये जो निजी आय है ये सारी वो आय नहीं है जो कि व्यक्तिगत मतलब गृहस्थ को मिल रही है। निजी आय में निगमों की आय भी शामिल है, ठीक है, निगमों की जितनी भी आय है वो सब शामिल है, पर निगमों की सारी आय गृहस्थ की आय नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि वो गृहस्थ को नहीं प्राप्त हो रही। निगम की जो आय होती है, निगम का जो लाभ होता है, उस लाभ के 3 हिस्से होते हैं। निगम के लाभ के एक होता है निगम कर जो सरकार के पास चला जाता है, दूसरा होता है निगमों की बचतें जो निगम के अपने पास रह जाती हैं, जो अपने व्यवसाय को आगे विकसित करने के लिए इस्तेमाल करता है, और तीसरी चीज़ होती है लाभांश, डिविडेंड। तो गृहस्थ को सिर्फ क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। ये दोनों चीज़ें कहाँ रह जाती हैं? निगम के पास। इसलिए व्यक्तिगत आय में हम क्या करेंगे? निजी आय में से इन दोनों चीज़ों को माइनस कर देंगे। निजी आय माइनस निगम कर माइनस निगमों की बचतें, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगी? व्यक्तिगत आय या पर्सनल इनकम। अब एक और धारणा है व्यक्तिगत प्रयोज्य आय यानी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। अब ये पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होगी? अब ये जो गृहस्थों को ये जो आय प्राप्त हो गई है, पर्सनल इनकम मिल गई है गृहस्थों को, ये सारी की सारी आय वो खर्च नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो व्यक्तिगत प्रयोज्य आय क्या है? वो आय जो गृहस्थ के पास खर्च करने के लिए उपलब्ध है, ठीक है बेटा। फर्क क्या है? राष्ट्रीय आय क्या थी? जो पूरे राष्ट्र पूरे देश के पास खर्च करने के लिए उपलब्ध है, और व्यक्तिगत प्रयोज्य आय क्या है? जो एक
गृहस्थ को, यानी जो गृहस्थ श्रेणी में आते हैं, जो हमारा एक सेक्टर हो गया गृहस्थ के पास खर्च करने के लिए उपलब्ध है। ठीक है, अब जो भी पर्सनल इनकम हुई है गृहस्थ को, उस पर सरकार क्या लगाती है? प्रत्यक्ष व्यक्तिगत कर। अब आप कहोगे कि हमने पहले भी कर की बात कर ली, लेकिन पहले जो कर था वो अप्रत्यक्ष कर था, अब जो कर है वो प्रत्यक्ष कर है। फर्क क्या है? अप्रत्यक्ष कर वो होते हैं जो जिस पर लगते हैं उसका भार जरूरी नहीं है कि उसके ऊपर पड़े, बल्कि वो उसके भार को आगे किसी और के ऊपर ट्रांसफर कर सकता है। जैसे कि जीएसटी, विक्रेता के ऊपर जीएसटी लगा तो विक्रेता ने क्या किया? अपने प्रोडक्ट की कीमत बढ़ाई और उस जीएसटी को किसके ऊपर डाल दिया? क्रेता के ऊपर, यानी खरीदार के ऊपर डाल दिया। अब कहने को तो लगा किस पर था? विक्रेता पर, लेकिन भार किसके ऊपर पड़ा? क्रेता के ऊपर। ठीक है, इसलिए जीएसटी क्या कहलाएगा? अप्रत्यक्ष कर। जबकि प्रत्यक्ष कर क्या होता है? वो कर जिसका भार जिस व्यक्ति पर वो कर लगता है उसी व्यक्ति पर उसका भार होता है। ठीक है, जैसे अगर मान लो मेरी इनकम के ऊपर, मेरी आय के ऊपर अगर टैक्स लगता है, ठीक है, इनकम टैक्स जिसको हम बोलते हैं, तो उसका भुगतान मैंने करना है, तो भार भी मेरे ऊपर ही है। मैं अपने आय कर को किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकती हूँ, ट्रांसफ़र नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, तो जब निगम कर लगा था तो वो किस पर लगा था? निगमों के जो लाभ थे वो। ठीक है, गृहस्थों को क्या मिल गए? लाभांश मिल गए। वो गृहस्थ की क्या है? आय है। अब उसके ऊपर उसे क्या लगेगा? आयकर लगेगा। इस तरह के और बहुत सारे प्रत्यक्ष कर होते हैं जो गृहस्थों को, जिनका भुगतान करना पड़ता है। इसीलिए व्यक्तिगत आय में से प्रत्यक्ष व्यक्तिगत कर माइनस कर देंगे। इसके अलावा दूसरी चीज़ क्या माइनस करेंगे? हम सरकार को के जो प्रशासनिक विभाग हैं उनको बहुत सारे भुगतान करते हैं। जैसे अगर हमें लाइसेंस बनवाना है, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, तो उसकी फ़ीस हमें देनी पड़ेगी सरकार को। ठीक है, या अगर हमने कोई गलती की है, कोई हमने नियम का उल्लंघन किया है, तो हमारे ऊपर चालान होगा, पेनल्टी लगेगी हमें, तो वो भुगतान हमने सरकार को कर दिया। तो जो जो चीज़ें हमने सरकार को भुगतान कर दी, जिनका प्रयोग हम नहीं कर सकते, जिस आय का प्रयोग हम नहीं कर सकते खर्च करने के लिए, वो सभी माइनस कर देगी। तो हमारे पास क्या बच जाएगी? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो इसलिए पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कैसी आएगी? व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष व्यक्तिगत कर माइनस सरकारी प्रशासनिक विभागों की विविध प्राप्तियाँ। ठीक है, तो ये 12 के 12 एग्रीगेट्स हो गए हैं अब राष्ट्रीय आय की गणना से संबंधित। ठीक है, आज के इस लेक्चर के लिए इतना ही। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे तीनों जो विधियां हैं उनसे राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जा सकती है। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।